यूनिट 1। खेल कार्यक्रमों अथवा आयोजनों का प्रबंधन। इस इकाई का अध्ययन पूरा करने के बाद आप स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट के कार्यों का वर्णन कर सकेंगे। खेल आयोजनों में समितियों और उनके उत्तरदायित्वों का वर्गीकरण कर सकेंगे। विभिन्न प्रकार के टूर्नामेंट में अंतर कर सकेंगे। नॉकआउट और लीग के फिक्सचर तैयार कर सकेंगे। इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्रामुरल खेल आयोजनों के बीच अंतर कर सकेंगे और सामुदायिक खेल कार्यक्रम का डिजाइन कर सकेंगे। खेल प्रबंधन किसी भी खेल आयोजन का पूर्वानुमान, योजना, आयोजन, नियुक्ति, निर्देशन और नियंत्रण करना है। प्रबंधन किसी भी सामूहिक क्रिया का एक अभिन्न अंग है। किसी भी संगठन में यदि लोग इकट्ठा होकर काम करते हैं तो प्रबंध की आवश्यकता होती है। प्रबंध का कार्य एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो संगठित प्रयास का प्रबंध कर सके। आज के प्रतियोगी वातावरण में किसी प्रबंध का गुण और प्रदर्शन उस संगठन की सफलता निश्चित करता है। इसलिए यह सही कहा जा सकता है कि सफल प्रबंधन भविष्य का इंतजार नहीं करते, वे बौद्धिक ढंग से पूर्वानुमानित और बदलती परिस्थितियों के साथ समायोजन करके भविष्य का निर्माण करते हैं। प्रबंधन की परिभाषा। F.W. टेलर के अनुसार प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हो और फिर यह देखना कि यह सबसे अच्छे और सस्ते तरीके से हुआ है। जॉर्ज टेरी के अनुसार प्रबंधन, योजना, संगठन वास्तविकता और नियंत्रण की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों और साधनों के उपयोग के उद्देश्यों को निर्धारित और पूरा करना है। हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधन व्यापार संबंधित कार्यों का संचालन, आवश्यक प्रबंध कार्यों के द्वारा साधनों को सर्वोत्तम बनाने और सुधारने की निरंतर प्रक्रिया के साथ उद्देश्यों की ओर बढ़ना है। खेल प्रबंधन का अर्थ। प्रबंधन शब्द का अर्थ आमतौर पर व्यापार, वाणिज्य और अन्य आर्थिक क्रियाओं से जुड़े लोगों के साथ जोड़ा जाता है। खेल न ही कोई व्यापार है, न ही कोई उद्योग है। यह शिक्षा का एक क्षेत्र है जहां व्यक्तिगत संबंधों को वाणिज्य लेनदेन से अधिक समाजीकरण प्रक्रिया को भली प्रकार से समझना है। यद्यपि प्रबंधन खेलों की भी एक आवश्यकता है। खेल प्रबंधन में दो मानवीय विस्तृत क्रियाएं होती हैं। खेल कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति ध्यानपूर्वक योजना, संगठन, कर्मचारी नियुक्ति, निर्देशन और नियंत्रण के बिना नहीं की जा सकती। खेल विभाग का प्रबंधन नियमित निर्णयों और गति पर आधारित है, जो विशेष उद्देश्यों को पहचानने और निर्धारित करने की क्षमता रखती है। परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधनों को व्यवस्थित करने की क्षमता, उनको प्राप्त करने और नियंत्रण करने की कुशलता है। आता खेल संगठन में चार मुख्य पहलू शामिल हैं। एक, संगठन की बदलती परिस्थितियों की रोशनी में प्राप्त करने वाले उद्देश्यों और लक्ष्यों को पहचानना, नई तकनीक और नई खोज, खेल के उत्पाद और सेवाओं की बदलती मांग, मीडिया का दबाव, उत्तरदायी आदि। दो, विभिन्न संभावित उद्देश्यों और लक्ष्य का अंतर स्पष्ट करना और प्राथमिकता और आवश्यकता के आधार पर प्राप्त करना। तीन, स्वयं को उन साधनों में सम्मिलित करना जो प्रमुख उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति करें। इसमें मुख्य साधन जैसे व्यक्ति, धन, वस्तुएं और सुविधाओं को एकत्रित करना शामिल है। चार, गुण, संख्या और स्वीकृत समय के रूप में प्राप्त परिणामों को एकत्रित करना है। खेल प्रबंधन की परिभाषाएं। पी चेलादुरारी के अनुसार खेल प्रबंधन को प्रभावशाली उत्पाद और खेल सेवाओं की बदली के लिए साधनों के तालमेल, तकनीकों, प्रक्रियाओं, कार्यकर्ताओं और परिस्थितियों को आकस्मिकता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
J.D. सेंसी के अनुसार खेल प्रबंधन का एक संगठन या विभाग की योजना से संबंधित तकनीकों का मिश्रण, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, बजट, नेतृत्व और मूल्यांकन शामिल है, जिसका मुख्य उत्पाद या सेवाएं खेल और शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है। खेल कार्यक्रमों में प्रबंधन के कार्य। खेल प्रबंधन का कार्यक्षेत्र बहुत ही व्यापक है। शारीरिक शिक्षा और खेल के मुख्य क्षेत्रों का विवरण निम्न प्रकार से है। 1. योजना। भविष्य के लिए उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें पूरा करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया योजना कहलाती है। खेलों में योजना की आवश्यकता। 1. तालमेल स्थापित करता है। 2. नियंत्रण का विकास करना। 3. दबाव कम करना। 4. बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल बनाना। 5. निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना। 6. विभिन्न कार्यों का विभाजन करना। 7. जिम्मेदारियां निर्धारित करना। 8. गलतियों की संभावनाओं को कम करना। 9. समय, धन, साधनों की बर्बादी पर रोक लगाना। 10. रचनात्मकता को बढ़ावा देना तथा 11. बजट निर्धारित करना। खेल प्रतियोगिताओं में विभिन्न कार्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए अलग-अलग समितियों का निर्माण किया जाता है, जिन्हें खेल समितियां कहते हैं। 2. कर्मचारी। प्रबंधन से संबंधित कर्मचारी क्षेत्र में शामिल क्रियाएं। 1. जनशक्ति की आवश्यकताएं। 2. भर्ती और चुनाव। 3. उन्नति और स्थान निर्धारित करना। 4. प्रशिक्षण। 5. नियंत्रण। 6. व्यवहारिक परीक्षण। 7. भागीदारी। 8. जन संबंध। 9. निरीक्षण। 10. मूल्यांकन। 11. नेतृत्व के गुण। 12. विचारों में अंतर का विश्लेषण तथा 13. शोध कार्य का प्रकाशन। 3. कार्यक्रम। उत्तम कार्यक्रम किसी भी संगठन की सफलता की कुंजी है। कार्यक्रम में शामिल क्रियाएं इस प्रकार हैं। 1. प्रशिक्षण सूची। 2. पाठ्यक्रम और विषय का अध्ययन और दोहराई। 3. विद्यार्थियों का चयन और भागीदारी। 4. कार्यक्रम की छवि और कीर्ति को बनाना और सुधारना। 5. अन्य कार्यक्रमों के साथ तालमेल तथा 6. लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में मूल्यांकन। 4. संचालन अथवा निर्देशन। प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य है संचालन करना, जिसमें पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संचार शामिल है। प्रबंधन का कार्य है अधीनस्थों को समझाकर और संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावी ढंग से और कुशलता से योगदान देना। अधीनस्थों को प्रभावी ढंग से निर्देश देने के लिए एक प्रबंधक मूल रूप से संबंधित है पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा, संचार और नेतृत्व से। वास्तव में निर्देशन संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति की कुंजी है। इसके बिना सभी योजना, आयोजन और स्टाफिंग निष्प्रभावी हो जाएगी। निर्देशन का अर्थ। निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसमें अधीनस्थों को निर्देश जारी किए जाते हैं, गतिविधियों की निगरानी करना, उनके नेतृत्व का निरीक्षण करना और कार्य को प्रभावी तरीके से करने के लिए प्रेरित करना, जिससे संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। निर्देशन की परिभाषा। जॉन ए पियर्स फर्स्ट और रिचर्ड बी रॉबिन्सन जूनियर के अनुसार निर्देशन एक प्रबंधकीय कार्य है जिसमें प्रबंधकों की यह जिम्मेदारी शामिल है कि वे दूसरों को यह बताएं कि कंपनी की योजना को प्राप्त करने में उनकी भूमिका क्या है। कुंज और ओडोनेल के अनुसार निर्देशन एक जटिल कार्य है जिसमें वे सभी गतिविधियां शामिल हैं
जो अधीनस्थों को लघु और दीर्घावधि दोनों में प्रभावी ढंग से और कुशलता से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। निर्देशन के कार्य संबंधित हैं। नेतृत्व, संचार, प्रेरणा और पर्यवेक्षण से, ताकि कर्मचारी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी गतिविधियों को सबसे प्रभावी तरीके से करे। वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को निर्देश और दिशानिर्देश करने में शामिल नेतृत्व गुणों को विकसित करना। वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संचार एक और महत्वपूर्ण कार्य है। इसे दोनों तरफ से खोलना चाहिए, ताकि सूचना एक दूसरे तक पहुंचाई जा सके और प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके। किसी भी कार्य की प्रगति में प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अत्यधिक प्रेरित व्यक्ति अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य करते हैं। तथा व्यक्तियों की निगरानी करने से निरंतर प्रगति होती है। 5. नियंत्रण। सभी कार्यों पर नियंत्रण करने से खेल आयोजनों का लक्ष्य प्राप्त होता है। किसी भी संगठन को उसकी दिशा में उपलब्धि प्राप्त करने में नियंत्रण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नियंत्रण नियमों के तहत संगठन की सकारात्मक प्रगति होती है। उन नियमों नीति निर्धारण का कार्य सुचारू रूप से करवाना तथा उन पर नियंत्रण करवाना खेल प्रबंधन का मुख्य कार्य है। उनकी वर्तमान प्रगति, कौशलों का विकास कैसे किया जाए आदि सभी गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण किया जाता है। एक कुशल नियंत्रण तुलनात्मक अध्ययन तथा उत्तरदायित्व की स्थापना करने के लिए आवश्यक है। नियंत्रण, अर्थ और परिभाषाएं। नियंत्रण सभी के साथ पूर्व निर्धारित योजना और प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक प्रबंधकीय गतिविधि है। सभी कार्य अनुरूपता में किए जाने के लिए नियंत्रण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं, जो विशेषज्ञों द्वारा दी गई है। कुंज और ओ'डोनेल के अनुसार, नियंत्रण अधीनस्थों की प्रदर्शन गतिविधियों का माप और सुधार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उद्यम के उद्देश्य और उन्हें प्राप्त करने के लिए वांछित योजनाएं पूरी की जा रही है। टेरी के अनुसार, मीडिया के माध्यम से नियंत्रण किया जाता है, जैसे नैतिकता, राजनीति, संगठन की संरचना, पर्यवेक्षण प्रणाली, आदेश के मत और अनुशासन। नियंत्रण के कार्य: किए जाने वाले मानक प्रदर्शन की स्थापना करना, वास्तविक प्रदर्शन का मापन करना, तथा पिछले प्रदर्शन के लिए पूर्व निर्धारित मानकों के साथ वास्तविक प्रदर्शन को मापना और अंतर या विचलन का पता लगाना। विभिन्न समितियां व उनकी जिम्मेदारियां। खेल प्रतियोगिताओं में विभिन्न कार्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए अलग-अलग स्थितियों का निर्माण किया जाता है, जिन्हें खेल समितियां कहते हैं। एक प्रतियोगिता से पूर्व समितियां खेल प्रतियोगिता की सफल शुरुआत के लिए प्रतियोगिता से पूर्व इन समितियों का गठन किया जाता है। यह समितियां वह सभी कार्य करती हैं जो प्रतियोगिता को शुरू करने के लिए आवश्यक होते हैं। 2. प्रतियोगिता के दौरान समितियां खेल प्रतियोगिता के सफल संचालन को सुनिश्चित करना प्रतियोगिता के दौरान समितियों का कार्य होता है। यह समितियां वह सभी कार्य करती हैं जो प्रतियोगिता को ठीक प्रकार से संचालित करने के लिए आवश्यक होते हैं। तथा 3. प्रतियोगिता के बाद की समितियां। यह समितियां प्रतियोगिता के बाद के कार्यों को पूरा करती है। मुख्य समितियां। 1. प्रशासनिक समिति। यह समिति सभी अन्य समितियों के निर्माण, समन्वय तथा सामान्य प्रशासन और प्रबंध के लिए उत्तरदायी होती है। 2. आमंत्रण देने वाली समिति। खेल क्रियाओं या प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए आमंत्रण करना इस समिति का उत्तरदायित्व है। 3. प्रचार समिति। खेल प्रतियोगिता के बारे में पोस्टर, समाचार पत्र,
बुलेटिन तथा अन्य साधनों के द्वारा भलीभांति प्रचार करना इस समिति का कार्य होता है। माइक, वीडियो, फोटोग्राफी तथा खेल दिवस के बारे में समाचार देने, पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो तथा टीवी में इसकी कवरेज करना इसी समिति का कार्य होता है। 4. कार्यक्रम निर्माण समिति प्रतियोगिता के आयोजन संबंधी सभी प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में पूर्व योजना बनाना इस समिति का कार्य है। खेल क्रियाओं या प्रतियोगिता के रूप में किस प्रकार का आयोजन किया जाए, विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी किस तरह इनमें भाग लें, कार्यक्रम कितनी देर चले और इसकी शुरुआत तथा अंत किस प्रकार हो, आदि। इस प्रकार की बातें पहले से निर्धारित कर लेना इस समिति का कार्य होता है। 9. खेल अधिकारियों का प्रबंध करने वाली समिति विभिन्न खेल क्रियाओं के आयोजन में विभिन्न प्रकार के खेल प्रबंधकों, रेफरी, जज, सहायक, रिकॉर्डर आदि की जरूरत पड़ती है। यह समिति उन्हीं का प्रबंध करने, उन्हें उनका कार्यक्षेत्र बताने, उनकी ड्यूटी समय और स्थान से परिचित कराने तथा उनकी जरूरतों का ध्यान रखने का प्रयत्न करती है। 10. जलपान, भोजन तथा विश्राम व्यवस्था समिति इस समिति के ऊपर प्रतिभागी विद्यार्थियों, अध्यापकों, कर्मचारियों तथा अतिथियों के जलपान, भोजन तथा विश्राम व्यवस्था का उत्तरदायित्व होता है। 9. खेल अधिकारियों का प्रबंध करने वाली समिति विभिन्न खेल क्रियाओं के आयोजन में विभिन्न प्रकार के खेल प्रबंधकों, रेफरी, जज, सहायक, रिकॉर्डर आदि की जरूरत पड़ती है। यह समिति उन्हीं का प्रबंध करने, उन्हें उनका कार्यक्षेत्र बताने, उनकी ड्यूटी समय और स्थान से परिचित कराने तथा उनकी जरूरतों का ध्यान रखने का प्रयत्न करती है। 10. जलपान, भोजन तथा विश्राम व्यवस्था समिति इस समिति के ऊपर प्रतिभागी विद्यार्थियों, अध्यापकों, कर्मचारियों तथा अतिथियों के जलपान, भोजन तथा विश्राम व्यवस्था का उत्तरदायित्व होता है। प्रतियोगिता के पूर्व विभिन्न समितियों की जिम्मेदारियां। प्रतियोगिता के पूर्व विभिन्न समितियों की जिम्मेदारियां निम्न है। 1. निरीक्षण व पर्यवेक्षण समिति खेल मैदान की तैयारी, स्थान का चयन, विशेष कक्ष, शौचालय की व्यवस्था, पेयजल, फर्नीचर, चेंजिंग रूम, रोशनी की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था आदि। 2. प्रचार समिति खेलों व कार्यक्रम के बारे में प्रचार करना, यह चाहे आकाशवाणी, मीडिया, समाचार पत्र, सिनेमा घर या स्लाइड दिखाकर करें। इसके अतिरिक्त पोस्टर दिखाकर और बोलकर भी कर सकते हैं। 3. प्रवेश व कार्यक्रम समिति इस समिति का काम कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, कार्यक्रम का विभाजन करना, कार्य को सफल बनाना, कार्यक्रम की पहले ही रिहर्सल कर लेना व कार्यक्रम नियोजन में आने वाली कमियों पर कार्य करना। जैसे सभी कार्यक्रम को बिना रुकावट चलाना, कार्यक्रम की पूरी सूची रखना, सूचीबद्ध प्रकार से कार्यक्रम कराना, रिफ्रेशमेंट, इनाम, कार्यक्रम के दौरान पैसे की फंडिंग करना तथा साउंड सिस्टम चेक करना। 4. स्वागत समिति कार्यक्रम से तालमेल करना, आए हुए मेहमानों का स्वागत करना तथा सभी कार्यक्रमों को दोहराना। 5. डिसिप्लिन, अनुशासन में समिति कार्यक्रम में डिसिप्लिन, अनुशासन को बनाए रखने के लिए समिति को हर प्रकार से तैयार रहना चाहिए। प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न समितियों की जिम्मेदारियां। 1. कार्यक्रम समिति सभी के प्रवेश सुनिश्चित करना, कार्यक्रम को शुरू करना। 2. स्वागत समिति आने वाले सभी अधिकारियों का स्वागत करना, ध्यान देना कि कोई भी अधिकारी स्वागत के बिना न रहे। 3. उद्घोषण समिति कार्यक्रम का पूर्ण रूप से संचालन करना, माइक का इंतजाम करना,
कार्यक्रम अनुसार एक के बाद एक कार्यक्रमों को उद्घोषित करना। 4 आवास तथा खानपान समिति। ठहरने का प्रबंधन देखना, छोटी से छोटी कमी को पूर्ण करना, खाने में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इत्यादि की गुणवत्ता का ध्यान रखना, सामान व रिफ्रेशमेंट कूपन देना। 5 सजावट समिति। प्रतियोगिता के समय मंच पर सजावट, रंगोली, स्वागत के फूल, चिन्ह इत्यादि लगाना। 6 यातायात समिति। आने वाले सभी अधिकारीगण व प्रतियोगियों को लाने व ले जाने का पूर्ण व्यवस्थित इंतजाम तथा सभी टीमों के अधिकारियों से तालमेल रखना। 7 खेल मैदान व उपकरण समिति। प्रतियोगिता के दौरान पर्याप्त आवश्यक उपकरणों का ध्यान व रखरखाव करना, रोज खेल मैदान मार्क करना। 8 रिफ्रेशमेंट समिति। खेल के दौरान या बाद में सभी को उपलब्धता व टोकन के अनुसार रिफ्रेशमेंट देना। 9 प्राथमिक सहायता समिति। इसे सभी मैदानों व कार्यक्रम स्थल पर कार्यरत व सक्रिय रहना चाहिए। चोट लगने के दौरान मैदान स्थल पर डॉक्टर की उपलब्धता रखना। 10 ऑफिशियल समिति। वेन्यू इंचार्ज को सभी स्थानों पर ऑफिशियल को भागों में विभाजित कर प्रतियोगिता शुरू कराना। 11 रिकॉर्ड समिति व इनाम समिति। लेखाभार रखना, परिणाम निकालना, विजेता की घोषणा, सर्टिफिकेट वितरित एवं पुरस्कार वितरण कराना। प्रतियोगिता के बाद में समितियों की जिम्मेदारी। 1 प्रवेश व कार्यक्रम समिति। कार्यक्रम का पूर्ण समापन समयानुसार एवं कार्यक्रम के अनुसार सभी समितियों को अपना सामान जमा कराने को कहना, रिकॉर्ड व बचे हुए सामान को अपने अधिकार में लेना, सभी समितियों की समय समय पर आधिकारिक गोष्ठी लेना, कार्यक्रम समापन की उद्घोषणा करना। 2 डिसिप्लिन समिति। आने वाले सभी प्रतियोगियों के बीच डिसिप्लिन, अनुशासन बनाए रखना, किसी भी प्रकार से अवांछनीय बातों को न होने देना। 3 यातायात समिति। आने वाले प्रतियोगिता संबंधी अधिकारियों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। 4 उपकरण समिति। सभी उपकरण जमा कराना व हानि या खो जाने वाले उपकरणों की जानकारी देना। 5 ऑफिशियल समिति। सभी ऑफिशियल को भुगतान करना, सभी प्रकार के परिणाम कार्यक्रम समिति को जमा कराना। फिक्सचर्स और उसकी प्रक्रिया। नॉकआउट, बाई एवं सीडिंग। खेल प्रतियोगिताएं विभिन्न प्रकार की फिक्सचरों के रूप में आयोजित की जा सकती है और किस प्रकार की फिक्सचरों का प्रयोग करना है, उसका निर्णय शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षक को लेना पड़ता है। फिक्सचर से अभिप्राय उस विधि का चयन करना होता है जिसके आधार पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना है। इस निर्णय को केवल शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षक अकेला नहीं ले सकता, बल्कि इस निर्णय के लिए शारीरिक शिक्षा के प्रशासक की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, जो दोनों अपने अपने अनुभवों का प्रयोग इस निर्णय को लेने में करते हैं। कई विधियों से खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित तथा संपन्न किया जा सकता है, परंतु सभी विधियां सभी विद्यालयों के लिए उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि इस बात पर कई घटकों का प्रभाव पड़ता है, जैसे विद्यालय की आर्थिक स्थिति, उपलब्ध सुविधाएं, खेल के लिए उपलब्ध स्थान आदि। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षक को इस बात का निर्णय लेना पड़ता है कि उसे कौन सी प्रतियोगिता को किस विधि से संपन्न कराया जाए ताकि प्रतियोगिता सही प्रकार से संपन्न हो जाए, का फैसला प्रशिक्षक को लेना होता है। उन सभी विधियों के बारे में चर्चा की जा रही है जिनका प्रयोग खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित करने में किया जा सकता है। केवल यही नहीं,
सभी विधियों से होने वाले लाभ तथा हानियां भी प्रस्तुत की जा रही है ताकि एक प्रशिक्षक को उपयुक्त विधि चुनने में सहायता हो। विभिन्न प्रकार की विधियां जिनके आधार पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है निम्न है। एक, लीग टूर्नामेंट अथवा राउंड रोबिन टूर्नामेंट। इस प्रकार के टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों को एक दूसरे के साथ मैच खेलने की अनुमति मिलती है, भले ही वे पहले मैच हार चुकी हों। इससे सभी टीमों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की अनुमति मिलती है, भले ही पिछले मैचों में नतीजे कुछ भी हों। यह प्रणाली अधिक मैच खेलने की भी अनुमति देती है, जिससे खिलाड़ियों को अपने कौशल में सुधार करने में मदद मिलती है। इसलिए कोई भी खिलाड़ी यह नहीं कह सकता है कि उनके न्यायाधीशों या प्रतिस्पर्धियों ने कोई अनुचित निर्णय लिया है या टीम की जीत भाग्य के कारण हुई है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस विधि पर आयोजित टूर्नामेंटों में भाग लेने वाली सभी टीमों को एक दूसरे के साथ मैच खेलना पड़ता है, चाहे वह टीम कोई मैच हार चुकी हो। इस प्रकार सभी टीमों को अपना प्रदर्शन सुधारने तथा बेहतर प्रदर्शन करने का समान अवसर प्राप्त होता है। प्रायः इस प्रकार के टूर्नामेंट 3 प्रकार से आयोजित किए जा सकते हैं। एक, चक्रीय विधि। चक्रीय विधि में फिक्सचर बनाते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। एक, यदि टीमों की संख्या सम हो तो प्रथम टीम को दाईं ओर सबसे ऊपर निर्धारित कर दिया जाता है। फिर दूसरी टीमों के बढ़ते क्रम में नीचे और फिर बाईं तरफ ऊपर की ओर लिखा जाता है। बी, यदि टीमों की संख्या विषम हो तो दाईं ओर सबसे ऊपर बाईं निर्धारित कर दी जाती है तथा फिर सभी टीमों को घड़ी की तरह लिख दिया जाता है। सी, टीमों को प्रत्येक राउंड में घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है। डी, यदि टीमों की संख्या सम हो तो राउंड्स की संख्या n 1 होती है, परंतु यदि टीमों की संख्या विषम हो तो राउंड्स की संख्या टीमों की संख्या के समान अर्थात n होती है। 2, तालिका विधि। इस विधि में फिक्सचर तालिका के रूप में तैयार किया जाता है। समानांतर और लंबवत कॉलम तैयार किए जाते हैं। यदि टीमों की संख्या सम है तो कॉलमों की संख्या n+1 होगी। यदि टीमों की संख्या विषम है तो कॉलमों की संख्या n+2 होगी और बाई दी जाएगी। कॉलम बनाने के बाद नाम जैसे ए, बी, सी, डी और लंबवत क्षैतिजीय रूप से बाईं ओर के कॉलमों में लिखे जाते हैं। यदि टीमों की संख्या विषम हो तो अंतिम कॉलमों में दोनों तरफ बाई लिखा जाता है। 3, सीढ़ीदार विधि। इस विधि में फिक्सचर इसके नाम के अनुरूप अर्थात सीढ़ी या सोपान की तरह बनाए जाते हैं। यह विधि सबसे सरल है क्योंकि इसमें कोई बाई नहीं दी जाती है और न ही टीमों की सम या विषय संख्या की कोई समस्या होती है, परंतु इस विधि में कुछ कमियां हैं। लीग टूर्नामेंट में विजेता निर्धारित करने की प्रक्रिया। विजेता का निर्धारण टीमों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। मैच जीतने पर अंक 2, मैच हारने पर अंक 0, मैच ड्रा रहने पर अंक 1 अंक प्रत्येक टीम को। जो टीम सबसे अधिक अंक प्राप्त करती है उसे विजेता घोषित किया जाता है। किंतु यदि दो टीमों के कुल अंक बराबर हो तो मैच दोबारा होता है। यदि यह मैच भी ड्रा रहता है तो जिस टीम द्वारा टूर्नामेंट में किए गए गोलों की संख्या अधिक होती है उसे विजेता घोषित किया जाता है। यदि फिर भी टाई या बराबरी की स्थिति रहती है तो टॉस द्वारा विजेता का चयन किया जाता है, किंतु इसके अतिरिक्त अन्य विधियों का प्रयोग करके भी विजेता का चयन किया जाता है, जैसे अमेरिकन विधि, ब्रिटिश विधि। 2, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट।
एक संयोजन टूर्नामेंट एक प्रकार का टूर्नामेंट है जो नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट का एक संयोजन है। इस प्रकार के टूर्नामेंट का आयोजन तब किया जाता है जब अधिक टीमें होती है और टूर्नामेंट का स्थान दूर होता है। इस पद्धति में टीमों को समूहों में विभाजित किया जाता है और नॉकआउट या लीग मैचों के आधार पर एक समूह के विजेता का चयन किया जाता है। समूह विजेताओं के चयन के बाद वे चैंपियन का निर्धारण करने के लिए आपस में लीग या नॉकआउट मैच खेलते हैं। इस प्रकार के टूर्नामेंट का उपयोग राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन में किया जाता है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट उस समय आयोजित किए जाते हैं जब मैच ग्रुप अथवा जोन के आधार पर खेले जाने हों। वास्तव में ये खेल क्रियाकलाप या गतिविधियों की उपयुक्तता या औचित्य प्रतिभागी टीमों की संख्या तथा उस क्षेत्र तथा दूरी जहां से वे भाग लेने हेतु आ रही है पर निर्भर करती है। उदाहरणतः राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों में सभी राज्यों की टीमों के लिए एक स्थान पर पहुंच पाना अत्यधिक कठिन हो जाता है। इस प्रकार की कठिनाई से बचने हेतु न्यूनतम 4 जोन बनाए जा सकते हैं तथा प्रत्येक जोन में केंद्रीय स्थल पर टूर्नामेंट का आयोजन किया जा सकता है। इसके पश्चात प्रत्येक जोन राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले सकता है। प्रत्येक जोन में टीमों की संख्या तथा समय की उपलब्धता के आधार पर नॉकआउट अथवा लीग मुकाबले आयोजित किए जा सकते हैं एवं तत्पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर नॉकआउट अथवा लीग आधार पर टूर्नामेंट आयोजित किए जा सकते हैं। सामान्यतः निम्नलिखित टूर्नामेंट मिश्रित रूप में प्रयोग किए जाते हैं। 1 नॉकआउट कम नॉकआउट, 2 लीग कम लीग, 3 नॉकआउट कम लीग, 4 लीग अब नॉकआउट। लीग टूर्नामेंट के लाभ। 1 सभी टीमों को प्रदर्शन करने का पूरा मौका मिलता है। 2 टूर्नामेंट में रुचि अंत तक बनी रहती है। 3 अच्छी व योग्य टीम ही विजेता घोषित होती है। 4 लीग टूर्नामेंट के माध्यम से खेलों को अधिक प्रसिद्ध किया जा सकता है क्योंकि मैचों की संख्या अधिकतम होती है। 5 इस प्रकार के टूर्नामेंट में खेल अधिकारियों को उचित टीम या खिलाड़ियों का पता लगाने या चयन करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। उन्हें खिलाड़ी के प्रदर्शन व कुशलता को देखने का काफी समय मिल जाता है। उन्हें अच्छे खिलाड़ियों का चयन करने में आसानी हो जाती है। 6 एक टीम को मैच खेलने के लिए दूसरी टीम पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 7 खिलाड़ियों को अपने खेल प्रदर्शन में बढ़ोतरी करने का उचित अवसर मिलता है तथा 8 दर्शकों को भी खेल को अधिक दिनों तक देखने का उचित अवसर मिलता है। लीग टूर्नामेंट की हानियां। 1 इस प्रकार के टूर्नामेंट अधिक खर्चीले होते हैं। 2 इस प्रकार के टूर्नामेंट में समय की आवश्यकता अधिक होती है। 3 सामान्यतः दूरदराज से आने वाली टीमों को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि इस प्रकार के टूर्नामेंट में उनके धन और समय का दुरुपयोग होता है। 4 इसमें खेल अधिकारियों व टीमों की अधिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। 5 अधिकतर टीमें मनोवैज्ञानिक रूप से बार बार हारने के कारण निरुत्साहित हो जाती हैं, अर्थात उनका मनोबल गिर जाता है। ऐसी स्थिति में ये टीमें अच्छा प्रदर्शन करने में अयोग्य हो जाती है। इसी कारण दर्शकों को उचित मनोरंजन प्राप्त नहीं हो पाता है तथा 6 लीग टूर्नामेंट में मैच अधिक होने के कारण प्रायः दर्शक ऊब जाते हैं। 3 चैलेंज टूर्नामेंट। जब कोई मुकाबला 1 या 2 व्यक्तियों का हो तो इस प्रकार के टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जब किसी टूर्नामेंट में 1 या 2 खिलाड़ी भाग लेते हैं तो इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है।
यह प्रतियोगिता अन्य प्रतियोगिताओं से कई प्रकार से भिन्न है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि अन्य सभी प्रतियोगिताओं में कोई खिलाड़ी विशेष नहीं बल्कि पूरी की पूरी टीमें भाग लेती है। परंतु इस प्रकार की प्रतियोगिता में टीमों के स्थान पर खिलाड़ी भाग लेते हैं। इस प्रकार के कुछ खेल हैं, जैसे बैडमिंटन, मुक्केबाजी तथा टेनिस आदि। इस प्रकार की प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को चुनौती देता है और दूसरा उसे स्वीकार करता है। यह प्रतियोगिता एक निश्चित समय तक चलती है अथवा निश्चित समयावधि के पश्चात संपन्न हो जाती है। प्रतियोगिता कितने दिनों तक चलती रहेगी, इसका निर्णय आयोजनकर्ता द्वारा किया जाता है। आयोजनकर्ता इस प्रतियोगिता के समय की घोषणा पहले ही कर देता है। इस विधि में भी फिक्सचर तैयार किए जाते हैं, जिसके लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है, जो निम्न है। 1. लैडर विधि। इस विधि का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों की संख्या कम होती है, अर्थात दोनों टीमों में केवल एक खिलाड़ी ही हो। इस विधि के अंतर्गत फिक्सचर सीढ़ीनुमा प्रतीत होता है। 2. पिरामिड विधि। चैलेंज टूर्नामेंट के अंतर्गत पिरामिड विधि का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इस विधि को उस समय प्रयोग किया जाता है जब टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या अधिक होती है। इस विधि में निर्मित किए जाने वाला फिक्सचर देखने में पिरामिड की भांति प्रतीत होता है। 3. कॉब वेब विधि। इस विधि का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब टूर्नामेंट में अधिक संख्या में खिलाड़ी भाग ले रहे हों, या यूं कहा जा सकता है कि इस प्रकार के फिक्सचर में अधिक से अधिक खिलाड़ियों का समावेश होता है, जिसके कारण उन्हें विभिन्न समूहों अथवा ग्रुपों में विभाजित कर दिया जाता है। 4. नॉकआउट टूर्नामेंट। इस प्रकार के टूर्नामेंट के अंतर्गत सभी टीमों को विभिन्न चरणों या चक्रों से गुजरना पड़ता है और केवल वही टीम अगले चक्र में प्रवेश कर सकती है जो विजयी होती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हारने वाली टीमें प्रतियोगिता से पूर्ण रूप से बाहर की जाती है और इस प्रकार हर टीम को अपना प्रदर्शन केवल एक बार ही दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी टीमों को एक क्रमबद्ध रूप से लॉट्स के माध्यम से लिखा जाता है, उसके पश्चात बाई निर्धारित की जाती है और अंत में जाकर फिक्सचर बनाए जाते हैं। आई क्या है? किसी भी खिलाड़ी या टीम को दिया जाने वाला वह लाभ है जो साधारणतः लॉटरी द्वारा निकाला जाता है और इसमें मैच खेले बिना ही अगले राउंड में प्रवेश करने का लाभ दिया जाता है। बाई किस प्रकार दी जाए? फिक्सचर तैयार करने से पूर्व यह स्पष्ट होना चाहिए कि भाग लेने वाली टीमों की संख्या पावर ऑफ 2 है या नहीं। इस जानकारी के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि क्या बाई दी जाएगी या नहीं। यही फिक्सचर तैयार करने की विधि में भिन्नता लाता है। यदि भाग लेने वाली टीमों की संख्या पावर ऑफ 2 नहीं है, तो टीमों की संख्या चाहे सम हो या विषम बाई दी जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि टीमों की संख्या पावर ऑफ 2 है, तो बाई नहीं दी जाएगी। बाई की संख्या प्रतियोगिता में भाग लेने वाली वास्तविक टीमों की संख्या को अगली पावर ऑफ 2 संख्या में से घटाकर प्राप्त होती है, जो कि भाग लेने वाली टीमों से अधिक होती है। सीडिंग। नॉकआउट टूर्नामेंट में पहले राउंड में अच्छी टीमें आपस में या कमजोर टीमों के साथ टकरा सकती हैं, या सभी अच्छी टीमें एक ही अर्ध में इकट्ठी हो सकती हैं। इसकी वजह से कुछ अच्छी टीमें शुरुआत के राउंड में ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सीडिंग का प्रयोग किया जाता है।
अच्छी टीमों का चयन करके फिक्सचर में उचित स्थान पर रखा जा सकता है। अच्छे खिलाड़ी के चयन हेतु उन टीमों के पिछले साल के प्रदर्शन स्तर के बारे में उचित जानकारी होनी चाहिए। यदि दो टीमों को सीडेड करना हो, तो एक टीम को ऊपरी अर्ध के सबसे ऊपर तथा दूसरी टीम को निम्न अर्ध में सबसे नीचे रखते हैं। यदि चार टीमों को सीडेड करना हो, तो पहली दो टीमों को ऊपर की बताई गई पंक्ति द्वारा रखेंगे और तीसरी सीडेड टीम को निम्न अर्ध के सबसे ऊपर वाले स्थान पर तथा चौथी टीम को ऊपरी अर्ध के सबसे नीचे वाले स्थान पर रखा जाएगा। सीडिंग के माध्यम से किसी भी टीम को सीधे किसी भी चक्र में प्रवेश करवाया जा सकता है, फाइनल चक्र को छोड़कर। सीडिंग हमेशा 2 की पावर में दी जाती है, जैसे 2, 4, 8 व 16 आदि। सीडेड टीमों के अतिरिक्त बाकी सभी टीमों को लॉट्स के द्वारा फिक्सचर में स्थान दिया जाता है। विशेष सीडिंग में सीडेड खिलाड़ी अथवा टीमें बिना कोई मैच खेले सीधे क्वार्टर या सेमीफाइनल में भाग लेते हैं। सांत्वना कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में कभी-कभी अच्छी टीमें भी हार जाती है, जिससे इन्हें अपना कौशल दिखाने का मौका भी नहीं मिलता। ऐसे हारी हुई टीमों को आघात लग सकता है। इससे बचने के लिए सांत्वना अथवा कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। ऐसे टूर्नामेंट में हारी हुई टीमों के मध्य मैच करवाए जाते हैं और जो टीम इसमें विजेता होती है, उसे सांत्वना अथवा कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट का विजेता घोषित किया जाता है। कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट 2 प्रकार के होते हैं। लीग टूर्नामेंट में विजेता टीम का निर्णय। लीग टूर्नामेंट में मैच के परिणाम के अनुसार टीमों को अंक प्रदान किए जाते हैं। इन अंकों का योग ही यह निर्धारित करता है कि कौन सी टीम टूर्नामेंट की विजेता टीम रही है। अंक देने के लिए निम्नलिखित तरीका प्रयोग में लाया जाता है। मैच की विजेता टीम को 2 अंक। आजकल लगभग सभी टूर्नामेंट्स में जीतने वाली टीम को 3 अंक दिए जाते हैं। मैच की पराजित टीम को 0 अंक। मैच के ड्रा होने पर 1-1 अंक दोनों टीमों को दिया जाता है। पूरे टूर्नामेंट में जिस टीम के अंक सर्वाधिक होते हैं, उस टीम को विजेता घोषित किया जाता है। टाई ब्रेक। टूर्नामेंट के सभी मैचों की समाप्ति पर यदि किन्हीं 2 टीमों के अंक समान हैं, तो इसे टाई कहते हैं। ऐसी अवस्था में उनका मैच दोबारा होगा और जो टीम जीतेगी वही टीम विजेता होगी। यदि फिर भी टाई हो जाती है, तो अलग-अलग खेलों, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी आदि के टाई ब्रेक के अलग-अलग नियम हैं। इन्हीं नियमों के अनुसार टाई ब्रेक कराया जाता है। वैसे ऐसी स्थिति की संभावना कम होती है। इंट्राम्यूरल्स व एक्स्ट्राम्यूरल्स अर्थ, उद्देश्य व महत्व। इंट्रामुरल छात्रों को अन्य छात्रों के हस्तक्षेप के बिना विशेष रूप से उनके लिए गतिविधियों और खेलों में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। ये कार्यक्रम छात्रों को सक्रिय रहने और उनकी शिक्षा में लगे रहने के लिए प्रोत्साहित करने का एक शानदार तरीका है और वे उन छात्रों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकते हैं जिनके पास अन्य खेल कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर नहीं हो सकता है। ये गतिविधियां या क्रियाएं विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक आनंददायक तथा प्रसन्नतादायक होती है। ऐसी प्रतियोगिताओं से वे अधिक से अधिक शैक्षिक लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिए विद्यार्थियों की बड़ी संख्या को इंट्राम्यूरल क्रियाओं में गतिविधियों के विस्तृत क्षेत्र में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। इंट्राम्यूरल्स का महत्व। साधारण शब्दों में इंट्राम्यूरल्स का अर्थ है प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक खेल के लिए तथा प्रत्येक खेल विद्यार्थी के लिए है।
इसलिए यह कहा जा सकता है कि इंट्राम्यूरल्स गतिविधियां विद्यालय या संस्थान की प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण होती है। निम्न बिंदु विद्यार्थियों के लिए इंट्राम्यूरल्स के महत्व को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। एक, विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक व सामाजिक विकास के लिए इंट्राम्यूरल्स बहुत महत्वपूर्ण है। 2, ये कार्यक्रम विद्यार्थियों के आचारिक व नैतिक मूल्यों पर भी बल देते हैं। 3, इंट्राम्यूरल्स बच्चे के स्वास्थ्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 4, ये कार्यक्रम बच्चों की लड़ाकू प्रवृत्ति को शांत करने के लिए जरूरी है। 5, ये कार्यक्रम बच्चों को तरोताजा रखते हैं तथा उन्हें चुस्त बनाते हैं। 6, इंट्राम्यूरल्स बच्चों को अधिक से अधिक मनोरंजन प्रदान करते हैं। 7, इंट्राम्यूरल्स विद्यार्थियों को खेलों में भाग लेने के प्रचुर अवसर प्रदान करते हैं। 8, इंट्राम्यूरल्स विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों को विकसित करने के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। इंट्राम्यूरल्स के उद्देश्य। इंट्राम्यूरल्स के अनेक उद्देश्य होते हैं, जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। 1, प्रत्येक विद्यार्थियों को खेलकूद में भाग लेने का अवसर प्रदान करना। इंट्राम्यूरल्स के मुख्य उद्देश्यों में प्रत्येक विद्यार्थी को खेलों में भाग लेने के उचित अवसरों को प्रदान करना भी एक मुख्य उद्देश्य है। सामान्यतः कुछ विद्यार्थी ही क्षेत्रीय व जिला स्तर पर खेलों में भाग लेने के योग्य होते हैं। इसलिए ऐसे स्तरों की प्रतियोगिताओं में एक विद्यालय से अधिकतम भागीदारी असंभव होती है। लेकिन इंट्राम्यूरल्स में प्रत्येक विद्यार्थी खेलों में भाग ले सकता है। इनमें प्रत्येक विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुसार खेलों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होता है। आता कहा जा सकता है कि सभी विद्यार्थियों को खेलों में भाग लेने के उचित अवसर प्रदान करना इंट्राम्यूरल्स का मुख्य उद्देश्य है। 2, विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास करना। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों को विकसित करना इंट्राम्यूरल्स का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इंट्राम्यूरल्स गतिविधियां उन विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों को विकसित करने में सहायक होती है, जो इन गतिविधियों में भाग लेते हैं। यद्यपि सभी विद्यार्थी नेता नहीं बन जाते, तो भी इंट्राम्यूरल्स गतिविधियां उन विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों को विकसित करने में सहायता करती हैं, जिनमें नेतृत्व के कुछ जन्मजात गुण होते हैं, जबकि अन्य विद्यार्थियों में अनुयायी बनने के गुण विकसित होते हैं। 3, सहयोग की भावना को विकसित करना। वास्तव में खेलकूद के क्षेत्र में अकेले ही सफलता प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। वास्तव में खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने के लिए सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है। यदि खिलाड़ियों में आपसी सहयोग अच्छा न हो, तो वे विजयी होने के बारे में विशेष रूप से टीम खेलों में सोच भी नहीं सकते। लेकिन इंट्राम्यूरल्स गतिविधियां विद्यार्थियों में सहयोग की भावना को विकसित करने में काफी सहायक सिद्ध होती है। 4, मनोरंजन प्रदान करना। विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करना भी इंट्राम्यूरल्स का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। वास्तव में इंट्राम्यूरल्स गतिविधियां विद्यार्थियों को मनोरंजन के अनेक अवसर प्रदान करती है। इंट्राम्यूरल गतिविधियों में विद्यार्थी अपनी अपनी रुचियों के अनुसार भाग लेते हैं। इस प्रकार वे ऐसी इंट्राम्यूरल्स गतिविधियों प्रतियोगिताओं में भागीदारी के द्वारा असीम खुशी, प्रसन्नता तथा आनंद प्राप्त करते हैं। 5, खेल भावना को विकसित करना। इंट्राम्यूरल्स का खेल भावना को विकसित करने का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। खेल भावना का अर्थ होता है विरोधियों, सहयोगियों व खेल अधिकारियों के प्रति आदर, सम्मान व शिष्टाचार प्रदर्शित करना।
इसका अर्थ जीत में विनम्र होना तथा हार में शिष्ट रहना भी है। इंट्राम्यूरल्स प्रतियोगिताएं ऐसे विद्यार्थियों में इस प्रकार के गुणों को विकसित करती हैं, जो इनमें भाग लेते हैं। 6. विभिन्न खेलों व कौशलों को सीखने का अवसर प्रदान करना। इंट्राम्यूरल्स का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य विभिन्न खेलों व उनके मूल कौशलों, नियमों व विनियमों तथा तकनीकी व युक्ति संबंधी ज्ञान को सीखने का अवसर प्रदान करना भी है। यद्यपि इसमें कोई संदेश नहीं है कि शारीरिक शिक्षा के नियमित कार्यक्रम ऊपर वर्णित अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन इंट्राम्यूरल्स गतिविधियां विभिन्न खेलों में कुशल होने का अतिरिक्त अवसर प्रदान करती हैं। वास्तव में इंट्राम्यूरल्स में विद्यार्थी बहुत से खेलों में भाग लेने के अवसर प्राप्त करते हैं। 7. प्रतियोगिताओं के आयोजन के अनुभव को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताओं के आयोजन के अनुभव को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना भी इंट्राम्यूरल्स का एक मुख्य उद्देश्य होता है। इंट्राम्यूरल्स प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए अनेक समितियां बनाई जाती हैं, जिनमें विद्यार्थियों को भी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है। इसलिए इस जिम्मेदारी को निभाने के द्वारा विद्यार्थी भी खेलों के आयोजन का अनुभव प्राप्त करते हैं। 8. प्रतिभावान खिलाड़ियों का पता लगाना। इंट्राम्यूरल्स का यह भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। यह एक आम तथ्य है कि विश्व का प्रत्येक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर जैसे विश्व कप व ओलंपिक्स में तमगे जीतना चाहता है। हालांकि यह इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। पिछली शताब्दी में जर्मन्स ने कैच देम यंग तकनीक को अपनाया ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के क्षेत्र में और अधिक तमगे जीत सकें। इंट्राम्यूरल्स प्रतियोगिताएं प्रतिभावान खिलाड़ियों का पता लगाने में सहायता करती है, क्योंकि ऐसी प्रतियोगिताओं में सभी विद्यार्थियों की भागीदारी होती है। 9. व्यक्ति को विकसित करने का अवसर प्रदान करना। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को विकसित करने का अवसर प्रदान करना भी इंट्राम्यूरल्स गतिविधियों या क्रियाओं का उद्देश्य होता है। ये गतिविधियां व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक पहलुओं को विकसित करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। इंट्राम्यूरल्स प्रतियोगिता के लिए गतिविधियां या क्रियाएं। इंट्राम्यूरल्स प्रतियोगिताओं में बहुत सी गतिविधियां या क्रियाएं होती हैं, जिन्हें इनके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। इंट्राम्यूरल्स के लिए गतिविधियों का चयन बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। गतिविधियों का चयन मुख्यतः 2 कारक जैसे विद्यार्थियों की रुचियों व विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं पर आधारित होना चाहिए। इन कारकों के साथ साथ हमें इंट्राम्यूरल्स के मनोरंजनदायक पहलुओं को भी नहीं भूलना चाहिए। सभी इंट्राम्यूरल्स गतिविधियां ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों के सामान्य विकास में भी सहायक होनी चाहिए। आका गतिविधियों का चयन निम्नलिखित वर्गों में से किया जाना चाहिए। 1. मुख्य खेल। वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, कबड्डी, तैराकी, एथलेटिक्स, साइकिलिंग, कुश्ती, लॉन टेनिस, फुटबॉल, सॉफ्टबॉल व बैडमिंटन आदि। 2. छोटे खेल। शटल रन, खो-खो, सर्कल गेम्स, टैग गेम्स, रोलर स्केटिंग, पटेटो रेस, सैक रेस, 3 टांगों वाली दौड़ आदि। 3. लयात्मक। लेजियम, डंबल, मार्चिंग, लोक नृत्य, समूह नृत्य, सोलो डांस, मास पीटी, लयात्मक जिम्नास्टिक आदि। 4. सृजनात्मक क्रियाएं। चित्रकारी, ड्राइंग, मूर्तिकारी व मॉडल बनाना आदि। 5. द्वंद्वात्मक क्रियाएं। बॉक्सिंग, जूडो, ताइक्वांडो, कराटे आदि। एक्स्ट्राम्यूरल्स का अर्थ।
एक्स्ट्राम्यूरल्स शब्द लैटिन शब्दों एक्स्ट्रा व म्यूरलिस से बना है। एक्स्ट्रा का अर्थ है बाहरी व म्यूरलिस का अर्थ है दीवार। अतः एक्स्ट्राम्यूरल्स का अर्थ उन गतिविधियों या क्रियाओं से है जो किसी विद्यालय या शिक्षण संस्थान की चारदीवारी से बाहर की जाती है या खेली जाती है। इसका अर्थ है कि वे गतिविधियां या क्रियाएं जो एक शिक्षण संस्थान या विद्यालय द्वारा आयोजित की जाती है व दो या दो से अधिक विद्यालयों के विद्यार्थी उनमें भाग लेते हैं, उन्हें एक्स्ट्राम्यूरल्स प्रतियोगिताओं को अंतरविद्यालय प्रतियोगिताएं भी कहा जाता है। एक्स्ट्राम्यूरल्स प्रतियोगिताएं अग्रिम रूप से अर्थात पहले ही निर्धारित कर ली जाती है ताकि अन्य विद्यालयों के विद्यार्थी ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें। एक्स्ट्राम्यूरल्स प्रतियोगिताओं का महत्व। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक्स्ट्राम्यूरल्स प्रतियोगिताएं जरूरी होती हैं, क्योंकि एक्स्ट्राम्यूरल्स प्रतियोगिताओं के बिना शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम अधूरे होते हैं। निम्नलिखित बिंदु एक्स्ट्राम्यूरल्स प्रतियोगिताओं के महत्व को दर्शाने में महत्वपूर्ण है। 1. विद्यालयों को अपनी खेलों से संबंधित योग्यताओं को प्रकट करने के अवसर प्रदान करती है। एक्स्ट्राम्यूरल्स प्रतियोगिताएं विद्यालयों को अपनी खेलों से संबंधित क्षमताओं व योग्यताओं को प्रदर्शित करने के भरपूर अवसर प्रदान करती है। यदि एक विद्यालय के विद्यार्थी खेलों के क्षेत्र में अच्छी योग्यताएं रखते हैं तथा एक्स्ट्राम्यूरल्स में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो वे अपने विद्यालय या शिक्षण संस्थान के ताज में और भी चार चांद लगा देते हैं। इससे उस विद्यालय की छवि में बढ़ोतरी होती है। 2. खेल प्रदर्शन के स्तर को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्राम्यूरल्स प्रतियोगिताओं के द्वारा खेल प्रदर्शन में बढ़ोतरी की जा सकती है। विशेष रूप से हारने वाली टीमें या हारने वाले विद्यालय अगले वर्ष आयोजित होने वाली एक्स्ट्राम्यूरल्स प्रतियोगिताओं में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कठिन अभ्यास कर सकते हैं। 3. खेल तकनीकों की उचित जानकारी प्रदान करती है। खेलों की नई तकनीकों की उचित जानकारी के लिए एक्स्ट्राम्यूरल्स प्रतियोगिताएं आवश्यक होती है। ऐसी टीमें जिनको विभिन्न खेलों की उचित व नई तकनीकों का पता नहीं होता, वे एक्स्ट्राम्यूरल्स प्रतियोगिताओं में भाग लेने से नई तकनीकों की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। 4. शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने व लागू करने के लिए एक्स्ट्राम्यूरल शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने व लागू करने के आधार का विस्तार करने में भी सहायक होते हैं। 5. खेलों में भाग लेने के अवसरों में बढ़ोतरी करते हैं। एक्स्ट्राम्यूरल प्रतियोगिताएं विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों को खेलों में भाग लेने व अवसरों में बढ़ोतरी करती है। बहुत से विद्यालय जो ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेते, वे भी अभिप्रेरित हो जाते हैं तथा परिणामस्वरूप ऐसे विद्यालय एक्स्ट्राम्यूरल्स में भाग लेना प्रारंभ कर देते हैं। एक्स्ट्राम्यूरल्स के उद्देश्य। 1. खेलों के स्तर में वृद्धि करना। खेलों के स्तर में वृद्धि करना अंतरविद्यालयीन या एक्स्ट्राम्यूरल्स प्रतियोगिताओं के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। एक्स्ट्राम्यूरल्स में भाग लेने से विद्यार्थी अपने अपने खेल की युक्तियों तथा तकनीकों में कुशल हो जाते हैं। वे प्रतियोगिताओं में कुछ अच्छा कर गुजरने के योग्य हो जाते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि एक्स्ट्राम्यूरल्स खेलों के स्तर को बढ़ाते हैं। 2. विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करना। किसी भी क्षेत्र में अनुभव विशेष महत्व रखता है। एक्स्ट्राम्यूरल उन विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करते हैं जो किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। अनुभव के कारण विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करते हैं।
3 भाईचारा व खेल को विकसित करना। विद्यार्थियों में भाईचारा व खेल भावना करना एक्स्ट्राम्यूरल प्रतियोगिताओं का एक और मुख्य उद्देश्य है। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के फलस्वरूप विद्यार्थियों में भाईचारे व खेल भावना का विकास होने लगता है। 4 खेलों के आधार का विस्तार करना। खेलों के आधार को विस्तृत करना एक्स्ट्राम्यूरल का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भिन्न भिन्न विद्यालयों से बहुत से विद्यार्थी एक्स्ट्राम्यूरल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। अन्य विद्यालय जो इन प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेते, वे भी इनसे अभिप्रेरित हो जाते हैं। इस प्रकार का अभिप्रेरण खेलों के आधार को हमेशा विस्तृत करता है। 5 नए नियमों व नवीन तकनीकों की जानकारी प्रदान करना। विद्यार्थियों को खेलों के नए नियमों, विनियमों, नवीन तकनीकों व युक्तियों की उचित जानकारी प्रदान करना भी एक्स्ट्राम्यूरल्स का एक मुख्य उद्देश्य है। इससे विद्यार्थियों को विभिन्न खेलों के नए नियमों व विनियमों के बारे में उचित ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वे नवीन तकनीकी व युक्तियों को सीख जाते हैं, जिनके परिणामस्वरूप वे और भी कुशल हो जाते हैं तथा अपने प्रदर्शन में उपयुक्त सुधार कर लेते हैं। सामुदायिक खेल। खेल दिवस, स्वास्थ्य दौड़, रन फॉर फन, विशिष्ट कारणों के लिए दौड़ व एकता के लिए दौड़। सामुदायिक खेल आमतौर पर मुफ्त या कम लागत वाले होते हैं। यदि आप एक युवा व्यक्ति हैं, तो स्कूल इसके लिए एक अच्छी जगह है, क्योंकि स्कूल से आपको स्थानीय समुदाय की अच्छी जानकारी मिलती है। अपने दोस्तों और अपने क्षेत्र में युवा संगठनों से संपर्क किया जा सकता है। परिषदें सभी उम्र और क्षमताओं के लोगों को स्थानीय खेल क्लबों और गतिविधियों से जोड़ती है, और इसके लिए सोशल मीडिया तो एक बेहतरीन संसाधन है ही। सामुदायिक समूह कभी-कभी खेल को सामाजिक गतिविधियों के साथ जोड़ देते हैं। बस अपने क्षेत्र में एक स्थानीय समूह को खोज लें और जो भी खेल आपको पसंद है, उसमें शामिल हो जाएं। सामुदायिक खेलों की स्थापना 1967 में डबलिन में जोसेफ कोनोली द्वारा की गई थी, जिनकी 2008 में 86 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। सामुदायिक खेल उन बच्चों के लिए है जिनकी उम्र 6 से 16 वर्ष से कम है। सामुदायिक खेलों का उद्देश्य विशेष रूप से युवा लोगों के बीच सामुदायिक भावना और खोल और संस्कृति के प्रति प्रेम को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना था। सामुदायिक खेलों में प्रत्येक युवा व्यक्ति को अपने स्थानीय समुदाय में खेल और कला में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जब आप सक्रिय और स्वस्थ होते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है। सामुदायिक खेल लोगों को ज्यादा से ज्यादा खेलों में भाग लेने का सुअवसर प्रदान करता है। हम सामुदायिक खेलों का अनुदान और कार्यक्रमों के द्वारा समर्थन कर सकते हैं। सामुदायिक खेलों का उद्देश्य विशेष रूप से रचित खेल पर आधारित पाठ्यक्रम के माध्यम से उपेक्षितों की पृष्ठभूमि से बच्चों और युवाओं के समग्र विकास में सहायता करना, जिसका उद्देश्य व्यवहार कौशल सिखाना, मूल्यों को, शिक्षा को बढ़ावा देना और लैंगिक धारणाओं को बदलना है। सामुदायिक खेलों के लाभ। स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, युवा अपराध को कम करना, समुदाय की भावना रखना, चुनौतियों पर जीत हासिल करने की सीख तथा अकादमिक संभावना को सुधारना। विशिष्ट खेल कार्यक्रम। विशिष्ट खेल कार्यक्रम ऐसे खेल कार्यक्रम होते हैं जो विभिन्न सामाजिक उद्देश्यों जैसे लोगों में एकता, स्वास्थ्य व बीमारियों के विषय में जागरूकता पैदा करने तथा सामाजिक या धार्मिक संस्थानों के लिए धन अर्जित करने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं।
विभिन्न प्रकार के विशिष्ट खेल कार्यक्रमों का वर्णन निम्नलिखित है। एक, खेल दिवस। आधुनिक युग की चुनौतियों तथा आवश्यकताओं को देखते हुए आजकल स्कूलों में बच्चों की शिक्षा के साथ साथ अन्य पाठ्यक्रम सहक्रियाओं पर भी बल दिया जाता है, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश के लगभग सभी विद्यालयों में खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर खेल संबंधी विभिन्न शारीरिक तथा मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की जाती है। विद्यालय अपनी सुविधा के अनुसार शैक्षिक सत्र के दौरान किसी एक दिन को खेल दिवस के रूप में निर्धारित कर लेते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों को खेलों के प्रति आकर्षित करना तथा उनकी सहभागिता को बढ़ाना होता है। इसके लिए विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेने हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार के आयोजन में छोटे बच्चे विशेष रुचि लेते हैं। खेल दिवस आयोजन का महत्व। इन क्रियाकलापों में भाग लेने से छात्र में नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। इस प्रकार के क्रियाकलाप बच्चों को मनोरंजन उपलब्ध कराते हैं, जिससे बच्चे दबाव, तनाव तथा अवसाद के शिकार नहीं होते। इस प्रकार के क्रियाकलापों में भाग लेने से बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में भी वृद्धि होती है। इन खेल क्रियाकलापों में भाग लेने से बच्चों में सहयोग, एकता, आदर की भावना तथा समूह लगाव जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है। 2. स्वास्थ्य दौड़े। स्वास्थ्य दौड़ों का आयोजन सामाजिक संगठनों, स्वास्थ्य विभाग या खेल विभाग द्वारा किया जा सकता है। इनका उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि करने के लिए, दान के लिए धन एकत्रित करना भी होता है। स्वास्थ्य दौड़ें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। स्वास्थ्य दौड़ के लिए किसी विशेष तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्वास्थ्य दौड़ों के लिए केवल हल्के कपड़ों व खुले स्थान की जरूरत पड़ती है। इसमें कोई जीत या हार नहीं होती, लेकिन इसका पंजीकरण पहले ही कर लेना चाहिए, जिससे दौड़ने में कोई समस्या उत्पन्न न हो। स्वास्थ्य दौड़ों में कोई आयु सीमा, लिंग भेद, प्रदर्शन स्तर आदि की जरूरत नहीं होती, सभी साथ में दौड़ते हैं। इसमें सिर्फ दौड़ों की दूरी तथा पथ को पहले ही निर्धारित कर लेते हैं। स्वास्थ्य दौड़ों के लाभ। 1. श्वास प्रक्रिया में सुधार होता है। 2. इन दौड़ों से हृदय रोग होने की संभावना कम होती है। 3. ये दौड़ें मोटापे को रोकने में सहायक सिद्ध होती है। 4. इन दौड़ों से मांसपेशियों व अस्थियां स्वस्थ बनी रहती है। 5. इनसे शरीर के जोड़ स्वस्थ व लचीले बने रहते हैं। 6. स्वास्थ्य दौड़ों से सहनशीलता बढ़ती है। तथा 7. ऐसी दौड़ें रोजमर्रा के तनावों को कम करती है। एक मनोरंजन क्रिया की तरह कार्य करती है। 3. रन फॉर फन। जब कोई व्यक्ति मनोरंजन के लिए दौड़ता है, तो शारीरिक व मानसिक दृष्टि से स्वतः रिलैक्स होता है। इस कारण वह जल्द थकता भी नहीं, इसलिए यह चिंतामुक्त दौड़ना कहलाता है। रन फॉर फन अधिक संख्या में लोगों के स्वस्थ एवं पुष्ट रहने के संदेश को फैलाने या पहुंचाने के उद्देश्य के साथ आयोजित किया जाता है। रन फॉर फन दौड़ के दौरान आनंद व उछलकूद करना मुख्य होता है। वास्तव में रन फॉर फन एक मैत्रीपूर्ण दौड़ होती है, जिसमें या तो रोड रनिंग या क्रॉस कंट्री दौड़ शामिल होती है, तथा लोग इसमें स्पर्धा की बजाय अपने आनंद व मनोरंजन के लिए भाग लेते हैं। सामान्यतया रन फॉर फन परोपकार, दान के लिए निधि अर्जित करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है।
इस निधि में से प्रायोजक आयोजन पर किए जाने वाले खर्चों को निकालकर बाकी धन संबंधित संगठन या ट्रस्ट को दे देते हैं। रन फॉर फन में नवीन वर्ग शामिल किए जा सकते हैं। ये दौड़ें अलग अलग आयु वर्ग के आधार पर आयोजित की जाती है, जैसे बच्चों की आयु वर्ग के आधार पर युवा वर्ग व वयस्क वर्ग अलग अलग रंग के कॉस्ट्यूम या टी शर्ट्स पहनते हैं। 4 विशिष्ट कारणों के लिए दौड़। इन दौड़ों का आयोजन प्रायः सामाजिक संगठन करते हैं, जिनका उद्देश्य विशिष्ट कारणों के लिए फंड अर्जित करना होता है। साथ ही साथ यह दौड़ अच्छे, श्रेष्ठ व उदार कारणों से संबंधित होती है। यह दौड़ लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से कराई जाती है, जैसे कि लड़कियों को शिक्षित करने, एड्स व स्वाइन फ्लू, पर्यावरणीय प्रदूषण चिंता तथा कैंसर आदि के बारे में आवश्यक जानकारी, सजगता व जागरूकता पैदा करना। इनमें दौड़ की दूरी 1 मील या 5 किलोमीटर हो सकती है। इसमें प्रथम 3 विजेताओं को पुरस्कार भी दिया जाता है। यह दौड़ धर्मार्थ संगठनों के लिए फंड भी अर्जित करती है। दौड़ का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक व्यक्तियों, नवीन समस्याओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जल के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए उन्हें सचेत करना होता है। 5 एकता के लिए दौड़। यह दौड़ विभिन्न धर्मों के लोगों में एकता व शांति बनाए रखने के लिए आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय एकता व भाईचारे को बढ़ाने का भी हो सकता है। इसे लंबी दौड़ अर्थात रिले रेस के रूप में भी आयोजित किया जा सकता है। इस प्रकार की दौड़ों में सभी प्रतिभागियों को एक साथ दौड़ते हुए एक निश्चित दूरी तय करनी होती है, जिससे सभी प्रतिभागियों में एकता की भावना जागृत होती है। इसके अलावा इसे मैराथन दौड़ के रूप में भी आयोजित किया जा सकता है। मुंबई में प्रायः इस दौड़ को आयोजित किया जाता है। इस दौड़ में फिल्म स्टार्स, बिजनेसमैन तथा दूसरे देशों में मैराथन धावक बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं। इसमें पहले 3 विजेताओं को नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह साधारण व्यक्ति, धनी व्यक्ति, राजनीति से जुड़े व्यक्ति और खिलाड़ी, कलाकार, विभिन्न धर्मों तथा सभ्यताओं के लोगों को साथ-साथ खड़ा कर देता है। इस प्रकार की दौड़ें लोगों में मधुर संबंध, शांति को बढ़ाती है।